ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने बनाया है उसका ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसको। फर्स्ट पार्ट में हमने जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो आएंगे, और नहीं तो एटलीस्ट उसको करके जाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट इतना बिल्ड रहेगा कि आंसर्स खुद से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, जो आपके लगभग 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पार्ट बी हमारा जो सेक्शन है क्वेश्चंस का लगभग 30 मार्क्स का है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी सेक्शन से आता है, और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। तो इसलिए हमने इस पार्ट में 15 क्वेश्चंस लिए हैं टोटल, और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस 15 क्वेश्चंस में आपके जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लिख पाएंगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को देख के जाएंगे बिफोर योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपके एग्ज़ाम से पहले 2 बार आप इस वीडियो को देख लेना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसको। तो उससे पहले आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके साथी हैं, उन सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो कोई भी, तो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो मोस्टली जो मेरा चांस रहेगा कि 15 क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, तो हम कोशिश ये रहता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहें। तो कहीं पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो जहाँ पे आप मिस कर जाते हैं, नहीं समझते हैं, या मेरी तरफ से कुछ कमी रह जाती है, तो उससे रिलेटेड आप मेरे से बात कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आता है या कोई भी टॉपिक, आई एम फ्री टू आंसर एनी टाइम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट बी है। ठीक है, क्वेश्चंस में भी पार्ट बी करके रहेगा, और इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के 35। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने अपनी वीडियो में लिया है 15 क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग हम इंट्रोड्यूस कराते हैं या लेते हैं, कोई भी ड्रग अपनी बॉडी में लेते हैं, तो कैसे कैसे ले सकते हैं। एक तो हम लोग लेते हैं ओरली, खाते हैं। ठीक है, खाया हमने, वो हमारे स्टोमक में गया, वहाँ से हमारी बॉडी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। कुछ ऐसे ड्रग्स जो होते हैं जो हम लोग इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इंजेक्शन में भी, कुछ मसल्स में लेते हैं, कुछ इंट्रावेनस लेते हैं। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बोल सकते हैं कि वो कोई भी ऐसा रूट जहाँ से ड्रग को अपनी बॉडी में हम लोग एडमिनिस्टर करा रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें भी हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों को डिस्कस करते हुए चलना है। तो अलग अलग रूट्स के अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज मतलब कि उसका क्या फ़ायदा है, और डिसएडवांटेज मतलब कि उसके क्या नुकसान है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा है ओरल रूट। ओरल रूट का मतलब क्या है कि हम लोग ओरली माउथ के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कन्वीनियंट रूट है। मतलब ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि हम ओरल रूट ही लेंगे। जैसे आप टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, या सस्पेंशन या सिरप कुछ भी लेते हैं ओरली, तो वो ओरल रूट हो गया। इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो ये सबसे ईजी है, सेफ़ है, लेने में ईजी रहता है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, अदर लोगों के ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इंजेक्शन लेते हैं तो कोई ट्रेंड पर्सन चाहिए, लेकिन इसमें आप सेल्फ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए क्या है, इजी डोज हो जाता है। सॉरी, गैसेस यहाँ पे नहीं होगा, हमने गलती से बोल दिया। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए है। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप ओरली ड्रग लेते हैं तो वो उसका एक्टिविटी जल्दी नहीं दिखाता है, स्लो उसका एक्शन होता है। ठीक है, और हमारे स्टोमक में क्योंकि यहाँ पे गैसेस हैं, तो कुछ ऐसे ड्रग हैं, सॉरी HCl है, कुछ ऐसे ड्रग हैं जो इस HCl की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एसिड पाया जाता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारे इस एरिया में जो किसी पर्टिकुलर ड्रग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सब उसका डिसएडवांटेज है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है,
कि कोई ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले या अपना काम दिखाने से पहले बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ओरली बहुत ज़्यादा चांस रहता है ड्रग के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने का, ठीक है। अगला रूट हमारा है आईवी रूट। आईवी आपको ऑलरेडी पता है कि आईवी रूट क्या होता है। तो आईवी रूट का मतलब है कि हम लोग ड्रग डायरेक्टली इन द वेन ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली इन द वेन, मतलब ये इंजेक्शन है और डायरेक्टली हम वेन में लेते हैं ड्रग, और ये होता है आईवी रूट, इंट्रावेनस। तो इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो इसका बायोबिलिटी 100% होता है कि जितना अमाउंट ऑफ ड्रग आप लीजिएगा सारा का सारा हमारे ब्लड में चला गया, ठीक है। दूसरा, ये फास्ट एक्टिंग होता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि हम कोई पेशेंट मान लो कि कोई बेहोश है, अनकॉन्शियस है, जो नहीं ले सकता है खुद से ड्रग, तो उस केस में सही रहता है। मतलब कि फास्ट एक्टिंग है, 100% बायोबिलिटी है, और इमरजेंसी कंडीशन में ये मोस्ट मतलब प्रोमिनेंट रूट है इंट्रावेनस। डिसएडवांटेज क्या है कि कोई भी नहीं ले सकता है, इसके लिए ट्रेन पर्सन चाहिए। समटाइम्स इन्फेक्शन या एम्बोलिज्म जैसे गैस वगैरह बन जाना उसका, या ओवरडोजिंग का डर रहता है कि ड्रग बहुत ज़्यादा बॉडी में चला गया, ठीक है। तीसरा ये कि ड्रग एक बार अगर हमारे ब्लड में चला गया तो उसको हम इजीली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ओरली क्या है कि ड्रग हमने ले लिया तो उल्टी करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसिव और पेनफुल भी होता है, तो इसके डिसएडवांटेज है। हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमको बहुत लंबा पोर्शन इसमें डिस्कस करना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और ये सब आप खुद से भी कर सकते हो। आईएम का क्या मतलब है कि इंट्रा मसल्स रूट, तो ये भी क्या है, इसका फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और ये सूटेबल है जैसे ऑयली ड्रग है उसके लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें भी पेन होता है, ठीक है, इसमें इंजरी होने का भी डर रहता है, और ये सब डिसएडवांटेज है। सब केटोनियस रूट का क्या मतलब है कि हम लोग स्किन के सरफेस पे, ठीक है, जो स्किन का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है उसमें हम लोग ड्रग ले रहे हैं, ब्लड में नहीं ले रहे हैं, स्किन के सरफेस पे। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन आता है वो लेते हैं, तो ये हम लोग सब केटोनियस रूट पे लेते हैं। यहाँ पे शायद मिस टाइप है, ये थोड़ा स्लो है मसल्स के और आईवी के कंपैरिजन में, थोड़ा स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे हम लोग इंसुलिन वगैरह लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग थोड़ा सा खुद से भी ले सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका स्लो एक्टिंग होता है, स्लो एक्शन होता है, ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग नहीं ले सकते हैं। जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ड्रग लेना है तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और समटाइम्स इरिटेटिंग होता है क्योंकि हम स्किन पे ले रहे हैं। टॉपिकल रूट क्या होता है? टॉपिकल रूट करने का मतलब कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, ठीक है। जैसे कि अब हाथ पे कहीं पे इन्फेक्शन है, दिनाए है, या कोई खुजली है, तो आप वहाँ पे कोई क्रीम लगा रहे हो या पाउडर लगा रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के हम लोग ड्रग्स को बोलते हैं टॉपिकल रूट, क्योंकि स्किन के सरफेस पे, टॉप पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे। इसका फ़ायदा क्या है कि लोकली इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, और बहुत कम साइड इफेक्ट है और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये ओनली हम लोकली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। अगर जैसे मान लो कोई क्रीम लगा रहे हैं तो ये बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। इनहेलेशन का क्या मतलब है कि हम लोग नेज़ल, नाक के थ्रू हम लोग ड्रग ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पेशेंट है, ठीक है, और नेज़ल इनहेलेशन के थ्रू, जैसे अस्थमा का इनहेलेशन आता है, तो उस रूट से हम लोग लेते हैं ड्रग को, तो वो गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये बहुत फास्ट काम करता है। जैसे ये गैस एरोसोल जो होता है वो ले सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि ये बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है, और ये डायरेक्टली लंग में जाता है ड्रग, और वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज मतलब कि इसका नुकसान क्या है, तो इसके लिए इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और छोटे बच्चों में ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो क्वेश्चन था ईजी था, ठीक है। हम सजेस्ट करेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोग ड्रग का जो डोजेस फॉर्म है एक बार उसको भी देखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलरली वो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ सकता है तो वो भी आ सकता है, तो एक बार अपने तरफ से भी वो देख के जाइएगा, ईजी रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा समझने वाले भी चीज़ है, तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। लेट सपोज कि कोई ड्रग हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और ये ड्रग फाइनली मान लो हमने ओरली लिया, ओरली लेंगे तो हमारे स्टोमक में जाएगा, ठीक है, या तो स्टोमक से या इंटेस्टाइन से कहीं से भी ये ड्रग एब्जॉर्ब होकर हमारे फाइनली ब्लड में पहुंचेगा, ठीक है। तो ड्रग का ब्लड में फाइनली पहुंचना यही कहलाता है क्या, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट डायरेक्टली आईवी ले लिया तो ड्रग डायरेक्टली हमारे वेन में पहुंच जा रहा है। कोई इन्हेलेशन ले रहा है तो लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच गया, ठीक है। तो ड्रग का किसी भी रूट से डायरेक्टली ब्लड में या फाइनली ब्लड में पहुंचना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
तो ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। मतलब कि ड्रग किस किस फैक्टर की वजह से किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या कम हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि जैसे किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, जैसे एक ड्रग आप ऐसे एग्जांपल लो कि कोई ड्रग आप टैबलेट में ले रहे हो, वही ड्रग आप इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है टैबलेट लेंगे वो हम लोग ओरली लेंगे, स्टोमक में जाएगा, कुछ है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा और कम मात्रा में हमारे ब्लड में पहुँचता है। वही इंजेक्शन फॉर्म में लेंगे तो सारा का सारा 100% ड्रग हमारे ब्लड में पहुँच जाएगा। तो मतलब कि ड्रग का डोज भी अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। तो वैसे ही अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ड्रग से रिलेटेड है वो कैसे कर सकता है। तो सबसे पहला है लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो आपको पता है कि ड्रग, लेट सपोज कि यहाँ पे आया हमारे स्टोमक में और इसको क्रॉस करके हमारे ब्लड में जाना है, तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है और इस मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करना है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है वो आपको पता है कि सेल का जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना होता है, बाइलेयर लिपिड का। तो किसी ड्रग को यहाँ से यहाँ क्रॉस करके जाने के लिए ये ज़रूरी है कि ड्रग इस मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व होके जाए, मतलब कि वो ड्रग का लिपिड सॉल्युबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि कोई अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है, और कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो मतलब लिपिड जो सॉल्युबिलिटी है वो भी अफेक्ट कर सकता है ड्रग का। सेकेंड है पीएच एंड आयोनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जनरली हम लोग इसको क्लास में समझते हैं लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ड्रग आप अपनी बॉडी में लेते हो, ठीक है, तो ड्रग हमारी बॉडी में जाते ही दो पार्ट में टूट जाता है। एक होता है जो नॉर्मल केमिकल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, और एक होता है जो आयनिक फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज हो जाएगा, वो आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। तो जो ड्रग आयनिक फॉर्म में नहीं टूटा है, नॉर्मल है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अनआयोनाइज्ड, क्योंकि ये आयोनाइजेशन इसका नहीं हुआ है, ठीक है, अनआयोनाइज्ड। और जो ड्रग का जो पार्ट या जो फ्रैक्शन वो टूट गया है, आयोनाइजेशन फॉर्म में हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड ड्रग। और आपको पता होगा केमिकली कि जो आयनाइज जो कोई भी सब्सटेंस होगा वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और कोई भी सब्सटेंस जो अनआयोनाइज फॉर्म में होगा वो इजीली लिपिड में सॉल्युबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ड्रग अनआयोनाइज्ड है, ठीक है, वो सिंपली एब्जॉर्प्शन में इजीली क्रॉस कर जाएगा क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, और इजीली क्रॉस कर जाएगा तो इजीली उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो इजीली हमारे एब्जॉर्प्शन में, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा उसका इजीली। और जो ड्रग आयोनाइज हो जाते हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और वाटर सॉल्युबल होगा तो उसको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा, वो एलिमिनेशन ज़्यादा जल्दी होगा या फास्ट होगा, क्योंकि किडनी के थ्रू एलिमिनेशन होता है। तो किडनी के थ्रू एलिमिनेशन होने का मतलब उसको यूरिन के थ्रू होना पड़ेगा, और यूरिन क्योंकि वाटर है तो यूरिन में डिज़ोल्व होकर, वाटर में डिज़ोल्व होकर फास्ट निकलेगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ड्रग का एब्जॉर्ब होने के लिए लिपिड सॉल्युबल या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, और ड्रग का बॉडी से बाहर निकलने के लिए वाटर सॉल्युबल मतलब कि आयनाइज्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो ये एक फैक्टर होता है जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन में मतलब कि अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखा हुआ है पीएच। पीएच कैसे करता है, तो जनरली होता क्या है कि आप एसिडिक ड्रग लोगे, ठीक है, तो एसिडिक ड्रग जब एसिडिक मीडियम में जाएगा तो वो अनआयोनाइज रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, मतलब कि चेंज नहीं होगा तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में जाएगा तो वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, और वो वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो एसिडिक ड्रग होगा वो एसिडिक मीडियम से इजीली एब्जॉर्ब होगा, जो बेसिक ड्रग होगा वो बेसिक मीडियम से इजीली एब्जॉर्ब होगा। पार्टिकल साइज़, और ऑब्वियस बात है कि किसी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना है, पार्टिकल अगर बड़ा है तो क्रॉस करने में दिक्कत होगा, छोटा पार्टिकल है तो इजीली क्रॉस कर जाएगा, तो उससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। मॉलिक्यूलर वेट सेम चीज़ है। फॉर्मुलेशन फैक्टर, कि कोई मान लो कि टैबलेट फॉर्म में है, कोई मान लो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में है, कोई मान लो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे आप टैबलेट खा रहे हैं या आप मान लो सिरप पी रहे हो, तो टैबलेट हमारी बॉडी में जाएगा, पहले छोटे छोटे फॉर्म में टूटेगा, डिज़ोल्व होगा, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। और लिक्विड हम लोग ले रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि लिक्विड में है तो डायरेक्टली सीधा एब्जॉर्ब होगा, मतलब कि इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो ये भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है कि डोजेज फॉर्म कौन सा है, ठीक है, कैसे फॉर्मुलेशन हुआ है उसका।
कुछ हमारी बॉडी से रिलेटेड फैक्टर है, गैस्ट्रिम टाइम कि अगर मान लो किसी को मान लो डायरिया है, उसका पेट खराब है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से मान लो कोई ड्रग लोगे और तुरंत बॉडी से निकल गया, तो जितना देर तक हमारी बॉडी में स्टोमक एरिया में या इंटेस्टाइन एरिया में ड्रग रुकेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। जल्दी निकल जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो कितना देर में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कितना फास्ट एम्प्टी हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। पीएच ऑफ साइट, ऑब्वियस सी बात है कि स्टोमक वाले एरिया का पीएच एसिडिक होता है, इस वाले एरिया का बेसिक होता है, इंटेस्टाइन वाले का। तो एसिडिक ड्रग लेंगे तो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, बेसिक लेंगे तो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। ब्लड फ्लो, ड्रग हम जैसे ही ले रहे हैं तो इस एरिया में अगर ब्लड का फ्लो ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, आपको पता है कि माइक्रोविलाई इस तरीके से होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। मतलब कोई सीधी लाइन है, कोई इस तरीके से लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ गया तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एज, ठीक है, कि जैसे न्यूबॉर्न में और जो पुराने पेशेंट होते हैं, एल्डरली पेशेंट होते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। डिजीज़ कंडीशन, किसी डिजीज़ की वजह से भी, जैसे मान लो डायरिया है, वोमिटिंग है, ड्रग आपने लिया, ड्रग बाहर निकल गया, जल्दी निकल गया, तो उसकी वजह से भी एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। ठीक है। फूड, आपने खाना पहले से खाया हुआ है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बॉडी में आप खाओगे तो खाने के साथ तो कम एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो खाने के साथ लोगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे मान लो ग्राइसोफ्लुविन है, ये एंटीफंगल एंटीबायोटिक है, ये मतलब खाने के साथ खाओगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो फूड भी ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हुआ कि कुछ ऐसे ड्रग्स हम लोग ले रहे हैं जो बॉडी में जाने से पहले ही, ठीक है, या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये भी इफेक्ट दिखाता है कि कितना ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, आप इसको निश्चित करके जाइएगा, उसमें ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2। तो इसमें आपको ड्रग मेटाबॉलिज्म को समझाना है, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों को समझाना है पूरा अच्छे तरीके से। लेट सपोज कि आपने ओरली कोई ड्रग लिया है। ठीक है, ड्रग आपने ओरली लिया, ड्रग आपने लिया, स्टोमक में पहुंचा। ठीक है। ड्रग यहाँ से फाइनली एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड में ड्रग गया। तो ड्रग हमने लिया है तो किसी पर्पज़ से लिया होगा, किसी काम से लिया होगा। तो ड्रग अपना काम करेगा, अलग अलग टिश्यू पे, बॉडी पे जाके अपना काम करता है। तो ड्रग यहाँ से हमने लिया, यहाँ तक पहुँचाया, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ड्रग हमारा ब्लड में गया और बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड के साथ ट्रेवल कर रहा है, अलग अलग बॉडी के पार्ट में जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके बाद ड्रग अपना अलग अलग सेल्स पे, अलग अलग रिसेप्टर पे, अलग अलग एरिया पे जाके अपना काम करेगा। काम करने के बाद फाइनली ड्रग को बॉडी से निकलना है, तो ड्रग जाएगा, ठीक है, किडनी के पास। किडनी को बोलेगा भाई तू हमको बॉडी से बाहर निकाल दे। किडनी बोलेगा यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि आप जो आए थे तो आप थे लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, आपको यहाँ से निकलने के लिए आपको वाटर सॉल्युबल होना पड़ेगा, हम वाटर सॉल्युबल को ही अलाउ करते हैं। ड्रग पूछेगा तो हम क्या करें भाई, तो किडनी बोलेगा जाओ लीवर के पास, एक ऑर्गन है, ठीक है, जाओ उसके पास। लीवर क्या करेगा, इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग को कन्वर्ट कर देगा वाटर सॉल्युबल में। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब कि ड्रग हमारी बॉडी में ड्रग के साथ वैसा केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं लीवर में, उसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग जो पहले लिपिड सॉल्युबल था उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कौन, लीवर, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ड्रग मेटाबोलाइज हो गया, अब इजीली वो किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वाटर सॉल्युबल हो गया, बॉडी के से इजीली वो बाहर निकल जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म आपने समझ लिया कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, व्हाट इज़ फेज़ 1, व्हाट इज़ फेज़ 2 रिएक्शंस। ठीक है, वो समझिए। जैसे मान लो लीवर है, दो ड्रग का एग्जांपल लेते हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी। ठीक है, ड्रग ए का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये मान लो लीवर के पास जाएगा, लीवर बोलेगा हमको वाटर सॉल्युबल बना दो। तो इसमें जैसे कुछ छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे ऑक्सीजन ऐड कर देना या हाइड्रोजन रिमूव कर देना या इसका हाइड्रोलिसिस करवा देना। तो छोटे छोटे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, करवा के इसके फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके, ठीक है, इसको वाटर सॉल्युबल बना दिया। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फेज़ 1 रिएक्शंस। ठीक है, और फेज़ 1 रिएक्शन में अगर वाटर सॉल्युबल बना तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस से सेकेंड स्टेप
फेज़ 2 रिएक्शंस में जाएगा। जैसे मान लो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड करने से या कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करने से या उसका रिडक्शन करने से वो वाटर सोल्यूबल नहीं बन रहा है, तो लीवर क्या करेगा? तो लीवर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, 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 ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रहा है वो किसी न किसी एंजाइम के हेल्प से होता है, ठीक है। तो मान लो बहुत सारे केमिकल्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि ग्लूकरनाइड होता है, ठीक है, एसिटाइल होता है, ग्लूटाथायोन होता है। तो मान लो कि ड्रग पहले से मान लो बी ड्रग है, वो फेज़ 1 रिएक्शन के थ्रू वाटर सोल्यूबल नहीं बना, तो फेज़ 2 रिएक्शन में जाएगा। और फेज़ 2 रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो लीवर है इसके अंदर ऑलरेडी जैसे मान लो ग्लूकरनॉइड है, ये क्या करेगा, बी ड्रग को अपने साथ मिला लेगा, कंजुगेट कर लेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ मिला देना। अब बी ड्रग जो लीवर में ऑलरेडी प्रेजेंट कुछ केमिकल्स हैं उसके साथ मिल गया, ठीक है। अब ये जो ड्रग बॉडी से बाहर निकलेगा तो मेटाबोलाइज होके तो वो वाटर सोल्यूबल बन गया। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो फेज़ 1 के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं, वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं, और जो नहीं होता तो वो फेज़ 2 में जाता है और फाइनली यहाँ से किसी केमिकल के साथ कंजुगेट होके, ठीक है, और वहाँ से वाटर सोल्यूबल बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज़ 1, इसको बोलते हैं फेज़ 2, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। मेटाबॉलिज्म में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, ताकि बॉडी हमारा किडनी के थ्रू या किसी अदर ऑर्गन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए, ठीक है। जो नॉर्मल लिपिड सॉल्युबल को क्या बना रहा है, वाटर सॉल्युबल बना रहा है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये 2 फेज़ में होता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 1 रिएक्शंस में जनरली क्या होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है, जैसे ऑक्सीजन ऐड हो जाना, ठीक है, मिथाइल ऐड हो जाना, ठीक है, रिडक्शन हो जाना, ये सब। तो इसमें जनरली 3-4 केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। जैसे हमारा एक ड्रग है एस्पिरिन, जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन के थ्रू हमारा फिनोबार्बिटोन है, ठीक है, हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन मेटाबोलाइज होकर बनता है, ये ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इसमें क्या है, तो इसमें मोस्टली जो एंजाइम हेल्प करता है वो साइटोक्रोम P450 हमारा जो है एंजाइम है, जो लीवर में प्रेजेंट होता है, वही हेल्प करता है फर्स्ट फेज जो मेटाबॉलिज्म है उसको करवाने में, ठीक है। और ये जो ड्रग है हमारा लिपिड सोल्यूबल, उसको वाटर सोल्यूबल मतलब पोलर में चेंज करता है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है फेज़ 2 रिएक्शन, इसी को हम लोग कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये हमने आपको बताया है कंजुगेशन का मतलब क्या हुआ, कि हमारी बॉडी में लीवर में ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन, मिथाइल, एसिटाइल, सल्फेट, या हमारा जो ग्लूकरनाइड है। तो ग्लूकरनाइड जैसे कोई ड्रग हमने लिया, लीवर उसको क्या करेगा, ग्लूकरनाइड के साथ अटैच कर दिया, कंजुगेट कर दिया, अब इसको वाटर सॉल्युबल बना दिया, तो ग्लूकरनाइड कंजुगेशन, ठीक है। कोई ड्रग हमने लिया, उसको मान लो ग्लूटाथायोन्स के साथ उसको कंजुगेट कर दिया, अब ये जो ड्रग बन गया वाटर सॉल्युबल, ग्लूकरनाइड कंजुगेशन। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे कि पैरासीटामोल, ठीक है, ग्लूकरनाइड कंजुगेशन के थ्रू हमारी बॉडी से मेटाबोलाइज होकर बाहर निकलता है। तो ये हमारे थे फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी है, बॉडी में आप ड्रग ले रहे हो, ठीक है, तो ड्रग ले रहे हो तो किसी न किसी पार्टिकुलर थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए ले रहे हो। तो ये जो ड्रग हमारी बॉडी में जाएगा तो कैसे काम करेगा, कैसे, किस मैकेनिज्म से, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे जाके कुछ चीर फाड़ कर रहा है, मारपीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो पार्टिकुलरली ये जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म या प्रिंसिपल, ठीक है। तो बॉडी में ड्रग जैसे ही जाएगा, ठीक है, तो वो अलग अलग एक्टिविटी से हमारा काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग साइड्स पे, अलग अलग ऑर्गन्स पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये कोई ऑर्गन है, इसके सरफेस पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं, तो ड्रग हम जब जैसे बॉडी में लेंगे तो ड्रग इस पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है, और बॉडी के अंदर अपना थेराप्यूटिक एक्शन दिखाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो किसके थ्रू काम कर रहे हैं, रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स मेडिएटेड एक्शन। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स बन रहे हैं, ठीक है, और उस एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ा के या उस एंजाइम के थ्रू बाइंड करके अपना फंक्शन दिखाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन, ठीक है। जैसे एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये सब क्या है, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करते हैं जो पेन क्रिएट करता है, ठीक है, पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ एंजाइम्स के थ्रू काम कर रहे हैं। कुछ जो ड्रग होता है जो आयन चैनल्स के थ्रू काम करता है, जैसे मान लो कि आप नींद की गोली लेते हो अल्प्राजोलम, ठीक है,
तो ये मान लो कि न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है गाबा, ठीक है, गाबा, और ये आयन चैनल के साथ अटैच होता है। जैसे ड्रग इस पे बाइंड करेगा, ठीक है, रिसेप्टर पे, ये चैनल ओपन हो जाता है और बहुत सारा क्लोराइड अंदर जाता है। क्लोराइड अंदर जैसे ही जाएगा तो ये जो न्यूरॉन था वो डिप्रेस हो जाता है, और डिप्रेस होने की वजह से जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो बंद हो जाता है, ठीक है, और हमको धीरे धीरे नींद आने लगती है, नींद आने लगती है। तो कुछ ऐसे जो ड्रग्स हैं वो आयन चैनल्स के थ्रू भी काम करता है, ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म अलग है। जैसे कुछ रिसेप्टर्स के थ्रू काम कर रहा है, कुछ एंजाइम्स के थ्रू काम कर रहा है, कुछ आयन चैनल के थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टर और कैरियर मॉड्यूलेशन के थ्रू काम करता है। जैसे आप समझ लो कि जैसे मान लो कोई ये नॉब है, ये नॉब है, ठीक है, नॉब इम्पल्स यहाँ पे आया, ये वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और अगले रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद अब ये केमिकल वापस से इसके अंदर चला जाता है वेसिकल्स में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको अंदर ले जाने में। तो अब जैसे मान लो कि हमको ज़्यादा काम करवाना है तो हम इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो ड्रग यहाँ पे ज़्यादा रहे, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर पे ज़्यादा बाइंड करे, ज़्यादा एक्टिविटी दिखाए। तो हम लोग कभी कभी इस ट्रांसपोर्टर को भी ब्लॉक करके अपना काम करवाते हैं, ठीक है। तो ड्रग काम करने का मैकेनिज्म अलग अलग भी हो सकता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे मान लो इनो जो आप पीते हो, तो इनो क्या करता है कि यहाँ पे मान लो HCl एसिडिटी है, ठीक है, तो हम बाहर से कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो बेसिक होता है और आपको पता है कि एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन करवा देगा, ठीक है, तो ऐसे भी काम करते हैं। तो अलग अलग प्रिंसिपल या मैकेनिज्म है ड्रग के काम करने का। एक बार आप PDF पढ़ेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, हमको स्पेस चाहिए समझाने के लिए, ओके। लेट सपोज कि ये आपका कोई सेल है बॉडी का, नॉर्मल है, ठीक है। रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया कि रिसेप्टर हमारे बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस पे कोई ड्रग बाइंड करता है और वो हमारी बॉडी में एक्शन दिखाता है, ठीक है, थेराप्यूटिक एक्शन दिखाता है। मतलब कि ड्रग बाइंड कर रहा है, एक बाइंडिंग वाला जगह भी होगा और एक एक्शन दिखा रहा है, एक्शन वाला जगह भी होगा, ठीक है, रिसेप्टर्स में। और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमेशा किसी न किसी के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे रिसेप्टर मान लो बाइंडिंग डोमेन ये है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई प्रोटीन अटैच हो। ये रिसेप्टर है तो मान लो कोई आयन चैनल अटैच हो। ये रिसेप्टर है तो मान लो कोई एंजाइम अटैच हो, ठीक है। ये रिसेप्टर है तो मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस के सरफेस पे है तो न्यूक्लियस अटैच है। तो रिसेप्टर्स हमेशा किसी न किसी के साथ कपल्ड मैनर में होता है, किसी के साथ में होता है, ठीक है। तो जो रिसेप्टर किसी प्रोटीन के साथ अटैच होगा उसको हम लोग प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर बोलेंगे। जो रिसेप्टर किसी आयन चैनल के साथ लिंक्ड होगा उसको हम लोग आयनिक रिसेप्टर बोलेंगे। और जो रिसेप्टर किसी एंजाइम के साथ लिंक्ड होगा उसको हम लोग एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर बोलेंगे। और कुछ रिसेप्टर जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा उसको हम लोग न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक था। अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए कि कुछ ऐसे ड्रग्स, ठीक है, जिसका मोलिकुलर साइज़ बहुत बड़ा है और कुछ ऐसे ड्रग्स जो इसका मोलिकुलर साइज़ बहुत छोटा है। तो बड़ा वाला जो मोलिकुलर साइज़ वाला जो ड्रग है वो ईजिली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये ईजिली क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो जिसका मोलिकुलर साइज़ बड़ा होता है वो अंदर नहीं जा सकता है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूरी होता है कि उसका जो रिसेप्टर हो वो सेल के सरफेस पे हो ताकि ड्रग आके ईजिली बाइंड कर जाए। जिस ड्रग का साइज़ छोटा है वो अंदर जा सकता है ईजिली, तो उसका जो रिसेप्टर होता है वो न्यूक्लियस मतलब सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा ये कि कुछ ड्रग्स मान लो कि लिपिड सॉल्युबल है, मतलब इस मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकता है, लिपिड सॉल्युबल है तो वैसे ड्रग्स का रिसेप्टर सेल के अंदर होगा। कुछ ऐसे ड्रग्स जो मान लो कि वाटर सॉल्युबल है तो वैसे ड्रग्स का रिसेप्टर हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, सरफेस पे, क्योंकि वो क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब समझते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। नाम से आपको पता चल रहा है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। ये रिसेप्टर सेल के सरफेस पे होता है, ठीक है। इसका जो बाइंडिंग डोमेन है वो सेल के बाहर होता है, ठीक है, जहाँ पे ड्रग कोई बाइंड करेगा। और ये रिसेप्टर 7 टाइम्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स क्रॉस करता है, सांप की तरह,
और ये इस ड्रग का बाइंडिंग डोमेन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग डोमेन। और अंदर में इसका ये इफेक्टर डोमेन है, ठीक है, मतलब अंदर अपना एक्शन दिखाएगा। और ये रिसेप्टर सांप की तरह ही ऐसे होता है, ठीक है, क्योंकि ये 7 टाइम्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम इसको 7 पास रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्योंकि ये सांप की तरह है तो इसको हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो इफेक्टर डोमेन है वो प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है 3 यूनिट में होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये प्रोटीन मतलब 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्राइमेरिक प्रोटीन भी बोलते हैं। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 यूनिट से बना है। और क्योंकि ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड है और ये जो प्रोटीन है वो ग्वानाइन नेचर का है, ठीक है, तो इसलिए इस रिसेप्टर का हो जाएगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। हमने आपको पहले ही बोला है कि रिसेप्टर्स हमेशा किसी के साथ कपल्ड मैनर में होते हैं, तो क्योंकि ये जी प्रोटीन के साथ कपल्ड है इसलिए इस रिसेप्टर का नाम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। चलिए अब समझते हैं कि जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं वो काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये बाइंडिंग डोमेन है, 7 टाइम्स पास करता है, और नीचे इसका इफेक्टर डोमेन है, ठीक है। इफेक्टर डोमेन पे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है, 3 यूनिट प्रोटीन होता है। अल्फ़ा नॉर्मली जीडीपी के साथ अटैच होता है, ठीक है, लो एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है पहले से ही। जैसे ही कोई लाइगेंड यहाँ पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये सिग्नल भेजा, ठीक है, इफेक्टर डोमेन के पास। इफेक्टर डोमेन के पास जैसे ही सिग्नल आया तो अल्फ़ा को सिग्नल जाएगा कि भाई लाइगेंड बाइंड कर चुका है। अल्फ़ा तुरंत क्या करेगा, जीडीपी को रिप्लेस कर देगा जीटीपी के साथ, मतलब मोन एनर्जेटिक। और जैसे ही अल्फ़ा ज़्यादा एनर्जी वाला हो जाता है, मतलब ज़्यादा पैसा वाला हो गया, ये अपने बीटा और गामा दोनों दोस्तों को छोड़ देगा। मतलब अल्फ़ा विथ जीटीपी ये अलग हो गया, ठीक है, और बीटा और गामा को सेपरेट कर दिया। नॉर्मली तीनों साथ रह रहे थे, जीडीपी के साथ था तो तीनों साथ था। जैसे कोई लाइगेंड या कोई ड्रग बाइंड किया, मैसेज अंदर गया, ठीक है, सिग्नल अंदर गया, अल्फ़ा जीडीपी को रिप्लेस कर दिया जीटीपी से, मोर एनर्जेटिक हो गया, जीटीपी के साथ अलग हो गया। अब ये जो जीटीपी के साथ है वो क्या करेगा, तो यहाँ पे एक पाथवे होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनाइल साइक्लेज पाथवे। ये अल्फ़ा विथ जीटीपी एडेनाइल साइक्लेज पाथवे पे जाके बाइंड करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। और एडेनाइल साइक्लेज करता क्या है, तो नॉर्मली इसका काम क्या है कि ये एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। और ये साइक्लिक एएमपी का काम क्या है, साइक्लिक एएमपी हमारे सेल के अंदर प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, नाम के एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा। और प्रोटीन काइनेज ए हमारे बॉडी के न्यूक्लियर एक्टिविटी को, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, या अलग अलग आयन चैनल्स पे अलग अलग काम करता है, जिससे पार्टिकुलरली जो सेल का जो फंक्शन है वो एनहेंस होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। मतलब एक लाइगेंड यहाँ पे बाइंड किया, एक लाइगेंड अल्फ़ा जीटीपी के साथ जीटीपी रिप्लेस हुआ, ये जाके एडेनाइल साइक्लेज पाथवे से इंटरेक्ट हुआ, एडेनाइल साइक्लेज पाथवे एटीपी को कन्वर्ट कर रहा है साइक्लिक एएमपी में, और साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा, ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, और प्रोटीन काइनेज ए फाइनली बॉडी सेल के अंदर जो है अलग अलग फंक्शंस को कर रहा है, ठीक है। तो ये उसका होता है नॉर्मल फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन जो है तीनों अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक जी एस स्टिमुलेटरी, जी आई इनहिबिटरी और जी क्यू, ठीक है, 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। जी एस टाइप का प्रोटीन अगर होगा तो वो क्या करेगा, तीनों टाइप के प्रोटीन का अलग अलग इंटरेक्शन है और अलग अलग फंक्शन है। अभी हम लोग इसको देखते हैं। जैसे मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक है, लाइगेंड बाइंड किया। अगर ये अल्फ़ा जी एस टाइप का प्रोटीन है तो ये जाके एडेनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा और ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जी एस का मतलब है साइक्लिक एएमपी का मतलब बढ़ना, और साइक्लिक एएमपी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करेगा। अगर ये जी इनहिबिटरी टाइप का प्रोटीन होता तो ये भी एडेनाइल साइक्लेज से ही इंटरेक्ट होता, लेकिन ये उल्टा काम करता है, मतलब कि साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में, मतलब साइक्लिक एएमपी के लेवल को घटाता है। और जी आई का मतलब हम क्या देख रहे हैं कि साइक्लिक एएमपी का लेवल घटना, मतलब कि बॉडी के अलग अलग एक्टिविटी को घटा रहा है, ठीक है। तीसरा पाथवे होता है, ठीक है, मतलब सेकेंड पाथवे है, और तीसरा टाइप का जो प्रोटीन है उसको हम लोग देखते हैं। ये है जी क्यू टाइप का प्रोटीन। लेट सपोज कि ये रिसेप्टर है,
ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों है। लिगैंड बाइंड किया, लिगैंड बाइंडिंग के बाद जो अल्फ़ा है वो जीटीपी के साथ रिप्लेस होकर जीटीपी के साथ आया, ये जाके इंटरेक्ट होगा। दूसरा जो पाथवे हमारा वो रिसेप्टर है फॉस्फोलाइपेज पाथवे, और फॉस्फोलाइपेज पाथवे से ये जो अल्फ़ा प्रोटीन है विथ जीटीपी वो इंटरेक्ट होगा। तो ये फाइनली हमारे बॉडी में, ठीक है, 3 टाइप्स के सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाते हैं, आइनोसिल ट्राइफॉस्फेट, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, मतलब IP3 एंड DAG। मतलब कि GQ का मतलब क्या हो गया कि IP3 एंड DAG का बढ़ना, ठीक है। तो इस टाइप से जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं वो इस टाइप से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे इसके 3 प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। GS प्रोटीन को हम लोग सिमेट्री प्रोटीन बोलते हैं, ये साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ाते हैं, और साइक्लिक एमपी का जो लेवल है वो हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को कर रहा है, ठीक है। GI टाइप का प्रोटीन है जिसको हम लोग इनहिबिटरी टाइप का प्रोटीन बोलेंगे, जो साइक्लिक एमपी के लेवल को डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। सेकेंड GQ टाइप का प्रोटीन है वो IP3 एंड DAG के लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, और ये बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को करता है, डिपेंड करता है कहाँ पे किस रिसेप्टर्स पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ रिसेप्टर्स के एग्जांपल हैं जो GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स टाइप के होते हैं, उसको आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो एडवर्स रिएक्शन का मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई ड्रग हम लोग अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी पर्पस से ले रहे हैं, मतलब कि कोई फार्मास्यूटिकल एक्शन के लिए या थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए। जैसे पैरासीटामोल आप ले रहे हो, तो पैरासीटामोल ले रहे हैं फीवर की ट्रीटमेंट के लिए, फीवर लो करने के लिए। मान लो कोई अगर हाइपरटेंशन का ड्रग ले रहे हैं बीपी का, मतलब कि बीपी को लो करने के लिए। लेकिन ड्रग जब हम लेते हैं तो हमारे थेरेप्यूटिक एक्टिविटी, जो हमारा डिज़ायर्ड एक्टिविटी था, जो हम चाह रहे थे, उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्शंस हमारे बॉडी में हो जाते हैं जो अनवांटेड होता है, हार्मफुल होता है, अनप्लीजेंट होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को अलग अलग क्लास में हम लोग डिफाइन करते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में हो रहा है, कितना सीवियर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसको अलग अलग टाइप में कैटेगराइज करते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। टाइप ए रिएक्शंस, ठीक है, ये जनरली डोज डिपेंडेंट होता है और कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग द डोज। मतलब कि ज़्यादा अगर आपने डोज ले लिया तो ये साइड इफेक्ट आएगा, कम डोज लोगे तो नॉर्मल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के साइड इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टाइप ए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख लोगे। टाइप बी, ठीक है, क्या होता है, तो ये होता है मतलब कि नॉर्मली, मतलब ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे आप ड्रग लोगे तो उसका नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन में, ठीक है, सडनली वैसा साइड इफेक्ट आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल या टाइप बी, ठीक है। कुछ अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। अगला है एक्सप्लेन फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग इंटरेक्शन विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके साथ ड्रग इंटरेक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्सअप टाइप का है, तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला कि ड्रग मान लो कोई ओरली हम ले रहे हैं, ये ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में गया, ठीक है, इसको हमने एब्जॉर्प्शन बोला। ये ड्रग बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, गया, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर अपना एक्शन दिखाएगा ड्रग, एक्शन दिखाने के बाद ये हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होता है और फाइनली किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये सब हमारी बॉडी करा रही है ड्रग के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि ड्रग इंटरेक्शन, कि कौन कौन सा ऐसा ड्रग है जो एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरफेयर कर सकता है, मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर कर सकता है, और ड्रग के एलिमिनेशन में इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेन मतलब ये था। तो चलिए देखते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या क्या आ सकता है। जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं उसको अगर आप साथ में लोगे, ठीक है, तो उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। जैसे एंटासिड के साथ अगर टेट्रासाइक्लिन लोगे तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जैसे टेट्रासाइक्लिन के साथ मिल्क लोगे, ठीक है, या कोई भी मेटालिक सब्सटेंस लेंगे तो वो चिलेट बना देता है, क्योंकि मिल्क में होता है कैल्शियम, और चिलेट बनाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सा ड्रग है जो इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, ऐसे समझो
कि ड्रग जैसे ही ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये प्रोटीन है, तो कुछ ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होके, कुछ ड्रग्स प्रोटीन के साथ बाइंड होके बॉडी में ट्रेवल करते हैं। मतलब ये प्रोटीन हेल्प कर रहा है बॉडी में ड्रग को अलग अलग पहुंचाने में, डिस्ट्रीब्यूट कराने में, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। या कुछ ऐसे ड्रग हैं जो उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि खुद बाइंड हो जाएंगे, दूसरे को बाइंड नहीं होने देंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको समझते हैं, कौन समझने वाली चीज़ है कि कोई भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग मेटाबलाइज होकर बॉडी से वाटर सोल्यूबल ड्रग बनता है, बॉडी से बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये होता कहाँ पे है, तो लीवर में होता है। और ये किसी न किसी एंजाइम के हेल्प से होता है। मोस्टली हमने आपको बोला था साइटोक्रोम P450 या एंजाइम है, साइटोक्रोम 3A4, ये एंजाइम्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं। तो जब आप सिंगल ड्रग लोगे, मान लो ड्रग ए हमने लिया, वो ईजिली एंजाइम इसको मेटाबोलाइज किया और बॉडी से ये वाटर सोल्यूबल बन के निकल गया। जब कभी हम लोग 2 ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो ये जो दूसरा जो ड्रग होता है वो कभी कभार इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है या कभी कभार इस एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देता है। मतलब कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंड्यूस किया या इनहिबिट किया, घटा दिया, ठीक है। तो जो ड्रग साथ लेने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अगर मान लो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो ये जो पहला वाला जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और बॉडी से जल्दी निकल जाएगा। अगर मान लो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है तो पहला वाला जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा और बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक रुकेगा, पॉइजनस इफेक्ट दिखाएगा। तो मतलब कि एंजाइम का इंडक्शन या इनहिबिशन करके ड्रग का इंट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब एंजाइम इंडक्शन भी हो सकता है, एंजाइम इनहिबिशन भी हो सकता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू, पीडीएफ आपको एक बार पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल सबसे पहले होता क्या है वो समझते हैं। तो जब भी कोई ड्रग, मान लो कोई नई ड्रग मान लो मार्केट में बनती है, तो डायरेक्टली ह्यूमन पे वो यूज़ नहीं होता है। वो ह्यूमन हम लोग डायरेक्टली उसको बीमारी ठीक करने के लिए नहीं खा लेते हैं। उसको एक टेस्टिंग, एक फेज़ से गुजरना पड़ता है, ठीक है, मार्केट में आने से पहले, पेशेंट पे नॉर्मली ट्रीट करने से पहले। और इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। और प्री क्लिनिकल ट्रायल अलग अलग स्टेप में होता है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि ड्रग जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी साइड इफ़ेक्ट तो ज़्यादा नहीं है, उसकी एफिकेसी क्या है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो उसमें अलग अलग फेज़ होते हैं, ठीक है। नॉर्मली 4 फेज़ में क्लिनिकल ट्रायल होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। फेज़ 1 में क्या होता है, तो इसमें हम लोग मोस्टली सेफ्टी, ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक्स है वो चेक करते हैं कि ड्रग एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, बॉडी से कैसे एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी क्या है। पहले स्टेप में फेज़ 1 में हम लोग यही चेक करते हैं ड्रग सेफ़ है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हेल्दी जो कुछ वॉलंटियर्स हैं, ठीक है, मतलब 20 से लेके 100 हेल्दी वॉलंटियर्स है, उस पर हम लोग ड्रग देते हैं और चेक करते हैं कि कोई बड़ा साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। और ये हम लोग करते हैं फेज़ 1 में, ठीक है। बाकी पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। फेज़ 2 में हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं कि ड्रग कितना काम कर रहा है, मतलब ड्रग की एफिकेसी। तो ड्रग कितना काम कर रहा है उसके लिए हमको पेशेंट लेना पड़ेगा उस बीमारी के साथ, जिस डिजीज़ का ये ड्रग है। तो हम लोग नॉर्मली सेकेंड फेज़ में 100 से लेके 300 पेशेंट लेते हैं उस डिजीज़ का जिसका ये ड्रग है, और उस पर ये देते हैं, ठीक है। और ये महीने से लेके सालों तक चल सकता है और इससे पता चलता है कि ये ड्रग काम कितना कर रहा है, ठीक है। तो फेज़ 2 में हम लोग ये चेक करते हैं थेरेप्यूटिक एक्सप्लेनेशन। फेज़ 3 है, ठीक है, इसमें चेक करते हैं मतलब थोड़ा बड़े ज़्यादातर लोगों पे, और लगभग 100 से लेके 3000 लोग लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग चेक करते हैं, ये मतलब कि नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये पेशेंट है, ये भी डिजीज़ ही, मतलब ड्रग काम कर रहा है कि नहीं डिजीज़ पे, वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। कंफर्म करने के लिए इसकी एफिकेसी क्या है, सेफ्टी क्या है, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है। और ये लगभग 1 से 4 साल तक चलता है, ठीक है, फेज़ 3। उसके बाद लास्ट में एक फेज़ 4 ट्रायल है, ठीक है, कि मार्केट में ड्रग चल रहा है और उस कंडीशन में भी ड्रग पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज़ 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको देखना है। तो पार्ट 1 इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 1 से 8 तक, टोटल हमको 15 डिस्कस करना है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग 1 से 8 तक हमने अभी डिस्कस किया है, 8 से लेके 15 तक हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। और आपको सारे वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देख के जाना है, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। और आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो भी आपके क्लासमेट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं अपने ग्रुप में, ठीक है, उसको ये शेयर कर दीजिए। और जो भी डाउट है आप कमेंट में करिएगा, ठीक है, हम उसका पर्सनली आंसर करेंगे।